Bismillahirrahmanirrahim. This is the second lecture of the subject First Aid for the second semester paramedical students. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो लफ्ज़ रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, जबकि पल्मोनरी का मतलब है लंग्स, और रिससिटेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज लैक ऑफ ब्रीथिंग और हार्ट बीट इन एन एक्चुअली इल पर्सन। ठीक है, रिससिटेशन कहते हैं करेक्ट करने को। फिजियोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है या लंग जो है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब ब्रीथिंग जो है वो सीज हो गई, स्टॉप हो गई, या हार्ट बीट वो स्टॉप हो गई है, तो इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को करेक्ट करने को रिससिटेशन कहते हैं। ठीक है, उसे बहाल करना, मतलब बिजली की कोई सप्लाई किसी जगह पे मुअत्तल हो जाए तो वो अगर कोई बहाल करे किसी इलाके को तो इसे कहते हैं रिससिटेशन। ठीक है, इसी तरह जब दिल या लंग्स अपने काम करने छोड़ जाएं, ब्रीथिंग ना हो या हार्ट बीट ना हो या दोनों ना हो, तो इनको बहाल करने का अमल वो रिससिटेशन कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसके डिफिनेशन हम कुछ इस तरह करेंगे कि CPR is an emergency procedure that combines chest compression, often with artificial ventilation, in an effort to manually preserve intact brain functions until the spontaneous blood circulation and breathing in a person are restored in a cardiac arrest patient. एक बंदा है वो कार्डिक अरेस्ट में चला गया है, ठीक है, जिस तरह पुलिस किसी बंदे की कहती है यू आर अंडर अरेस्ट, इसी तरह दिल जो है वो कार्डिक अरेस्ट में जब जब चला जाए, तो जिस तरह पुलिस किसी बंदे को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, तो वो बिल्कुल हाथ पांव साकिन हो जाता है, हरकत छोड़ देता है। इसी तरह जब हार्ट जो है वो अरेस्ट में चला जाए तो वो अपना काम यानी हार्ट बीट करना छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर किसी बंदे में कार्डिक अरेस्ट हो जाए किसी बंदे को, तो इसकी वजह से सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और अगर सर्कुलेशन अगर ज़्यादा वक्त के लिए ना हो तो फिर ब्रीथिंग भी इसके रिजल्ट में स्टॉप हो जाती है। ठीक है, या किसी और वजह से ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, ब्रीथिंग की वजह से सर्कुलेशन या सर्कुलेशन की वजह से ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, या दोनों एक साथ स्टॉप हो जाए। ठीक है, दोनों चूंकि वायरल है, इंसान को जिंदा रखने के लिए दोनों ज़रूरी हैं। सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेट होना बॉडी में, वो भी ज़रूरी है, और ब्रीथिंग मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटफ्लो ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड यानी ब्रीथिंग, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर किसी बंदे में कार्डियक अरेस्ट या कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाए तो उस पे उसको हम एक इमरजेंसी प्रोसीजर कराते हैं। ठीक है, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन होते हैं, मतलब चेस्ट के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि दिल जो है, जो कि चेस्ट के अंदर है, चेस्ट कैविटी के अंदर पड़ा हुआ है, वो जो कि खुद से वो नहीं धड़क रहा, लेकिन बाहर से हम एक्सटर्नली कंप्रेशन अप्लाई करते हैं ताकि हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो। मैकेनिकली बाहर से हम कोशिश करते हैं कि थ्रू द चेस्ट कंप्रेशन, ताकि वो जो ब्लड फ्लो है वो सर्कुलेट हो, मतलब न रुके। ठीक है, ऑफन विद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, और इसके साथ साथ बंदा जो है वो चूंकि सांस भी नहीं ले रहा खुद से, तो जिस तरह हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, कोई बंदा है वो सांस नहीं ले रहा, तो हम एयरवे को साफ करने के बाद, एयरवे खोलने के बाद उसे माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज ब्रीदिंग कराते हैं, या अम्बोबैग की ज़रूरत मौजूद हो तो अम्बोबैगिंग कराते हैं, या अगर हमारे पास और भी फैसिलिटी हो तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करा के मैकेनिकल वेंटिलेटर के ज़रिए उसकी रिस्पिरेशन जो है वो बहाल करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो इस अमल को कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, दिल जो है वो काम करना छोड़ गया है, तो हम दिल का काम जो है बाहर मसनूई तरीके से चेस्ट को कंप्रेस करके थोड़ा बहुत जो है वो दिल का काम हम करा रहे हैं। ठीक है, ताकि उस बंदे का की कंडीशन जो है वो इससे ज़्यादा ना बिगड़े, क्योंकि जब लंग्स काम नहीं करते, ऑक्सीजनेशन ब्रीथिंग नहीं होती, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और जब एक बंदा वो उसकी दिल की धड़कन भी स्टॉप हो गई है, तब भी ब्रेन जो है वो सर्कुलेटेड फ्रेश ब्लड उस पे नहीं, उसे नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे होता क्या है कि ब्रेन जो है वो चूंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हाइपोक्सिया को, उसे ऑक्सीजन की कमी, या जिसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, वो होती है। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में ब्रेन में परमानेंट डैमेज का खतरा होता है, तो उससे बचाने के लिए हम जो है वो CPR करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी,
काजेज ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट मतलब दिल और लंग्स का यानी हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रेट क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट वाक़ होता है। इसके काफ़ी सारे काजेज हैं। चंद एक काजेज यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। एक है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हार्ट अटैक, किसी बंदे को दिल का दौरा पड़ जाए, उसकी वजह से कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में चला जाता है। ड्राउनिंग, कोई बंदा डूब जाए तो वो पल्मोनरी अरेस्ट में या कार्डिकस में या कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में चला जाता है। बर्थ एस्फेक्सिया, एक बच्चा है वो पैदा हुआ है और पैदा होने के बाद वो लेट रोया है, ठीक है, टाइम पे नहीं रोया, तो उसका दिल जो है वो इनिशियली वो तो काम करता है, लेकिन चूंकि उसे वो नहीं रोया तो उसने सांस नहीं ली, और जब सांस नहीं ली तो उसे फ्रेश ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, और जब फ्रेश ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो फिर ब्रेन मुतासिर होता है, और जब ब्रेन मुतासिर होता है तो पूरी बॉडी इंक्लूडिंग द हार्ट वो सारे मुतासिर होंगे, ठीक है। तो उसकी भी हम सीपीआर कराते हैं। इस तरह एक बंदा है वो शॉक में है और वो डिकम्पोजिशन स्टेजेस में है या ऐसे स्टेजेस में है जिसमें दिल काम करना छोड़ जाए, ठीक है, या सिवियर पल्स। इसके अलावा और भी दीगर काज हैं। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। किसी को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हुआ है तो हमें किस तरह पता चलेगा? वो अनकॉन्शियस होगा, क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से सबसे पहले ब्रेन मुतासिर होता है, और ब्रेन का फंक्शन, काफ़ी सारे फंक्शन है, उसमें से एक फंक्शन ये भी है कि बंदे को कॉन्शियस रखता है, मतलब होश में रखता है। तो जब बंदा बेहोश हो जाए तो ये इसका एक साइन है। नो ब्रीथिंग, वो सांस नहीं ले पाएगा। सांस का हमें किस तरह पता चलता है? एयर एक्सचेंज थ्रू नोज कांट बी फेल्ट। हम अगर कान लगाएंगे, महसूस करेंगे उसके नाक के जरिए ब्रीथिंग को, तो वो नहीं है महसूस हो पा रहा होगा। इसके अलावा चेस्ट मूवमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है, सांस लेने के दौरान। अच्छा जी, नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस कहते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। जब ब्लड हमारे पास प्रॉपरली ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर जो है वो ब्लूइश होता है, तो पूरी बॉडी ब्लूइश कलर की हो जाती है। एब्सेंट पल्सेस, फीमोरल पल्स है, कैरोटिड पल्स है, इस तरह रेडियल पल्स है, तो ये पल्सेस जो हैं यानी नब्ज, ये गायब हो जाते हैं। एब्सेंट हार्ट साउंड्स, दिल की धड़कन अगर कोई महसूस करना चाहे हाथ के जरिए या कान लगा के या स्टेथोस्कोप लगा के, तो वो एब्सेंट होंगे। तो ये कुछ अलामात है कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के। अच्छा जी, इसके लिए हम जो अमल करते हैं उसे सीपीआर कहते हैं, यानी कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation। अब ये हमें कब करना होगा या किस केस में करना होगा? व्हेन टू डू सीपीआर? इफ देयर इज नो ब्रीथिंग, कोई बंदा है वो सांस नहीं ले रहा, ठीक है, नो पल्स, उसकी नब्ज गायब है या दिल की धड़कन गायब है, these two are absent for less than 5 minutes। अगर 5 मिनट से ज्यादा हुए हैं, उसमें ब्रीथिंग नहीं है और पल्स नहीं है, ठीक है, 5 मिनट से ज्यादा हुए हैं, तो फिर सीपीआर जो है अमूमन हम नहीं करते, क्योंकि रिकवरी की खैर हम तो करते हैं, लेकिन फिर अगर 5 मिनट से ज्यादा हो जाते हैं तो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो चुका हुआ होता है, ठीक है, तो फिर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर 5 मिनट से कम हुए हों तो फिर हमारे पास सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, बंदा जो है वो रिससिटेट होता है, ठीक है, सक्सेसफुली। देयर आर रीजनेबल चांसेस ऑफ सक्सेस। आपके पास रीजनेबल चांसेस हैं कि आप कामयाब होंगे, ठीक है। सपोज एक बंदा है वो सेप्सिस में है, या वो उसे कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर्स या सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा टर्मिनली इल है तो आपके पास, या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन खैर फिर भी हम करते हैं सीपीआर, ठीक है, एक्सेप्ट सपोज एक ओल्ड एज पेशेंट है, 90 ईयर एज है, 100 ईयर एज है, ठीक है, तो उसमें हम सीपीआर अगर करेंगे तो बजाय इसके कि उसे ज़्यादा तकलीफ दे, ज़्यादा डॉक्टर जो है वो प्रेफर करते हैं कि उसे नेचुरली डेथ जो है वो अलाउ करें, ठीक है। अच्छा, अभी एक स्पेशल स्पेशल केसेस हैं, ए एन डी केस, ठीक है, नॉट एन ए एन डी केस। ए एन डी का मतलब है अलाउ नेचुरल डेथ, यानी इस बंदे को छोड़ लें कि वो अपनी तिब्बी मौत जो है वो मरे, मतलब नेचुरली वो वो जो है वो इंतकाल फरमाए, ठीक है, या नेचुरली उसकी डेथ वाक़या हो, आप सीपीआर नहीं करते। किस केसेस में नहीं करेंगे? सपोज एक बंदा है उसे लंग कैंसर है, खुदा न खास्ता उसे टर्मिनल स्टेज का कोई भी कैंसर है, और वो अभी क्या कहते हैं, या वो ऐसा बंदा है जो
जिसके हाथ पांव और सब कुछ जो है वो फारिजदा है, ठीक है, और उसके बचने के चांसेस ज़्यादा है, या अगर वो बच भी जाए तो भी उसकी लाइफ जो है वो मिजरेबल होगी। तो इस किस्म के केस को कहते हैं AND केस, अलाउ नेचुरल डेथ, ठीक है। तो उसमें हम CPR नहीं करते, ठीक है, उसे बस अपनी तिब्बी मौत मरने देते हैं। अच्छा जी, सपोज एक बंदा है, वो सडनली वो कोलैप्स हो जाए, उसके पल्सेस नहीं है, उसकी ब्रीथिंग नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसके पास आएंगे, उससे पूछेंगे आर यू ऑल राइट, ठीक है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बंदा वो आपको जवाब देता है, बात करता है आपके से, अगर वो बात करता है तो आपके पास A, B और C तीनों क्लियर है, ठीक है। वो जब बात करता है आपके पास, तो अगर किसी बंदे का एयरवे ब्लॉक है, कहीं पर कुछ फंसा हुआ है, तो वो आपसे बात नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर वो सांस अंदर नहीं ले जा सकता या सांस नहीं ले रहा, तो फिर भी आपसे बात नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और तीसरा, जब उसका सी यानी सर्कुलेटरी सिस्टम वो इंटैक्ट नहीं है, सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, ब्लड ब्रेन तक प्रॉपरली ऑक्सीजनेट ब्लड नहीं आ रहा, तब भी वो इस लायक नहीं होगा कि वो आपको जवाब दे, आपके सवाल का वो जवाब दे। लेकिन अगर आपने पूछा आर यू ऑल राइट, वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, या मेरा नाम क्या है, वगैरह वगैरह कुछ आपको बताता है, तो आपके पास एयरवे भी क्लियर है, वो ब्रीथिंग भी कर रहा है, ठीक है, और उसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी इंटैक्ट है, ABC क्लियर है, फिर ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे आपकी सवाल का जवाब नहीं देता, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आप डायरी निकाल करते हैं 1122 या जो भी 119 है या 1122 है, ठीक है, रेस्क्यू वालों को या एम्बुलेंस को आप कॉल करते हैं, हॉस्पिटल में कॉल करते हैं, ताकि आपके पास मदद आ जाए, ठीक है, मदद के लिए आप पुकारते हैं। उसके बाद उस पर्सन का ऑलरेडी चूंकि कोलैप्स पर्सन है, तो उसका एयरवे क्लियर करते हैं। एयरवे क्लियर करने के तरीके में मैंने आपको बताए थे। अगर एयरवे में कुछ फंसा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, वो उंगली के जरिए या हटाएंगे, ठीक है, ताकि वो क्लियर हो जाए। उसके बाद एयरवे में टंग भी है, ठीक है, टंग जो है वो भी क्या कहते हैं, पीछे चली गई है और कोलैप्स्ड है, ठीक है, एयरवे जो है उसकी वजह से कोलैप्स्ड है। तो आप क्या करेंगे, आप चिन लिफ्ट और नेक एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। जब आप ये करते हैं, तो फिर आप देखते हैं चेस्ट मूवमेंट्स की तरफ, अगर चेस्ट मूवमेंट हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही, ब्रीथिंग नहीं है, ठीक है, एयरवे तो आपने क्लियर कर दी, उसके बाद ब्रीथिंग की तरफ देखेंगे, कान से महसूस करेंगे और आंखों से देखेंगे चेस्ट की तरफ, ठीक है। तो दोनों आप देखते हैं, अगर ब्रीथिंग है तो ठीक है, अगर ब्रीथिंग नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया, आपने आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का सहारा लेना है, ठीक है। तीसरा क्या चीज है, तीसरी आपने पल्स, जो सबसे नजदीक पल्स है, वो कैरोटिड पल्स है, ठीक है, ये महसूस करनी है। अगर कैरोटिड पल्स आपको महसूस होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर आपने सिर्फ आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन नहीं बल्कि CPR कराना है, मतलब आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी करानी है और आर्टिफिशियल कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट, ताकि सर्कुलेशन हो, ठीक है, दोनों आपने कराना है। अच्छा, तो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो आपने पूछना है आर यू ऑल राइट, उसके बाद मदद के लिए पुकारना है। तीसरा, ओपन द एयरवे, ठीक है, उसके लिए आपने अंदर हाथ डालना है और जो एयरवे है उसको खोलना है। इसके अलावा जा थ्रस्ट और नेक एक्सटेंशन, ठीक है, ये करने हैं ताकि टंग जो है वो आगे से हट जाए। उसके बाद आपने हाथों को इस पोजीशन में रखना है, ठीक है, और कहाँ पर, जस्ट इन द मिडल ऑफ द स्टर्नम, यहाँ पर आपने हाथ रखने हैं, एक हाथ नीचे की तरफ, उंगलियां खुली हुई, और दूसरे हाथ की उंगलियां जो है इनके गैप्स के दरमियान अंदर फोल्डेड, ठीक है, इस तरह आपने फोल्ड करनी है, और दोनों हाथ जो है ये प्रॉपर्ली एक्सटेंडेड होंगे। याद रखें, ये हाथ आपने यहाँ पर बेंड नहीं करने, एल्बो में आपने बेंड नहीं करना, बल्कि बिल्कुल एक्सटेंडेड हाथ जो है वो आपने रखने हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने कंप्रेशन करनी है। कंप्रेशन कितनी होगी कि 3 से लेकर 5 इंच तक ये चेस्ट जो है, या जो चेस्ट की डायमीटर होती है उसके 2/3 हिस्से तक अंदर चली जाए, ठीक है, इतनी आपने कंप्रेशन करानी है। अच्छा, एडल्ट में हम कंप्रेशन कितना करते हैं, 15:1, याद रखें, 15:1, 15 कंप्रेशन, और उसके बाद एक दफा माउथ टू माउथ या माउथ टू नोज ब्रीथिंग, ठीक है, 15 दफा कंप्रेशन कर ली, उसके बाद आते हैं और एक दफा जो है वो अंदर सांस पूंघते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास आप 2 बंदे हैं, तो एक बंदा चेस्ट कंप्रेशन करेगा 15 दफा कंप्रेशन, उसके बाद दूसरे बंदे को कहेंगे कि आप क्या कहते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं, ठीक है, सांस अंदर फूंकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एक बंदा है तो पहले कंप्रेशन करेगा, उसके बाद आएगा और सांस अंदर फूकेगा, ठीक है। ये अमल तब तक जारी रहेगा जब तक मरीज या होश में ना आए या आपके पास मदद ना पहुंच जाए, ठीक है, ये आपने जारी रखना है।
अगर छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में थोड़ी सी जो बात जो है वो मुख्तलिफ होती है। आपने ये इसका चूंकि वो तो बॉडी छोटी होती है, तो आपने 2 हाथ नहीं रखने, सिर्फ 2 उँगलियां रखनी है, ठीक है। 2 उँगलियों पे मिड ऑफ द स्टर्नम वहां पर आपने कंप्रेस करना है, ठीक है। 1 से लेकर 2 इंच तक, ठीक है, इतनी तक आप कंप्रेशन कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, बड़ों में हम 15:1 या 30:, 15:1 हम रखते हैं या 30:2 हम रखते हैं, ठीक है। बच्चों में हम 3:1 रखते हैं, 3:1, 3 कंप्रेशन फिर 1 ब्रीथ, 3 कंप्रेशन 1 ब्रीथ, 3:1, ठीक है। बच्चों में रेशो मुख्तलिफ है। अच्छा, CPR के प्रिकॉशंस। The victim should be placed in a supine position with the back over a firm surface. आपने सपोज एक बिस्तर है, फोम है उसके अंदर, ठीक है, तो फोम पे आप प्रॉपर्ली कंप्रेस नहीं कर सकते, आपने उसे फर्म या हार्ड सरफेस पे रखना होता है सुपाइन पोजीशन में, ताकि उसका बैक जो है वो जमीन की तरफ हो, फर्म सरफेस पे हो, और उसका मुंह और उसका बेली जो है वो आसमान की तरफ हो, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में अपना रखना है। उसके बाद आर्म्स जो है ये एल्बो में फुली एक्सटेंड होंगे, मतलब झुके हुए ना हो, ठीक है। तीसरा, चेस्ट शुड गो बाय 3 लिखा है लेकिन 3 to 5 इंचेस इतना अंदर जाना चाहिए, ठीक है। रफली हम लेते हैं 2/3 हिस्सा, मतलब चेस्ट का जो डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर उसे 3 में तकसीम करते हैं, तो कम से कम 1/3 हिस्सा अंदर तक जाना होता है, ठीक है। आइडियली 5% should be required for the CPR. आइडियली अगर आपके पास ज्यादा बंदे हैं और सब ट्रेंड है, तो फिर 5 के 5 बंदे जो हैं वो CPR करेंगे, ठीक है। एक बंदा जो है वो सिर्फ सुपरविजन करेगा, वो हेल्प के लिए पुकारेगा, वो एम्बुलेंस को कॉल करेगा, वो कोई और मदद फराहम करेगा, ठीक है। एक बंदा तो सुपरविजन करेगा। 2 बंदे जो हैं वो चेस्ट कंप्रेशन के लिए वो खड़े होंगे, क्योंकि ये काफी क्या कहते हैं थका देने वाला अमल है। तो एक बंदा चेस्ट कंप्रेशन करेगा, जब वो थक जाएगा फिर दूसरा आएगा, इस तरह बारी बारी आपस में वो क्या कहते हैं, एक रेस्ट करेगा और दूसरा बंदा जो है वो फिर इस तरह चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। तो बारी बारी अपना वो जो है वो काम जारी रखेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, ये भी थका देने वाला अमल है, तो इसके लिए भी 2 बंदे जो है वो चाहिए होते हैं आइडियली, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास 5 बंदे हैं तो ज्यादा बेहतर है, 5 नहीं है, कम से कम 4 बंदे हैं तो फिर सुपरवाइजर को हटा दें, 2 चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और 2 जो है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन करेंगे। अगर 3 बंदे हैं तो वो भी बारी एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर 2 बंदे हैं तो एक चेस्ट कंप्रेशन के लिए और एक जो है वो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के लिए। लेकिन अगर एक बंदा है तो वो पहले चेस्ट कंप्रेशन करेगा, बड़ा है तो 15 दफा चेस्ट कंप्रेशन और उसके बाद एक दफा आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, ठीक है। फिर 15 दफा चेस्ट कंप्रेशन, फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, चेस्ट कंप्रेशन, वेंटिलेशन, ठीक है। इस तरह ये रेशो जो है वो जारी रहेगी। नॉर्मल रेशो इज 15 कंप्रेशंस टू 1 ब्रीथ, ये बड़ों में, और इन्फेंट्स में यानी 1 साल से कम उम्र बच्चों, स्पेशली जो न्यू बॉर्न है उनमें 3 compressions followed by 1 breath, ठीक है। साइंस ऑफ रिकवरी, अभी आपको पता किस तरह चलेगा कि ये बंदा जो है मेरा CPR वो सक्सेसफुल है और ये बंदा रिकवर हो गया है। पेशेंट जो है वो गैस्प करेगा, मतलब सांस लेगा, ठीक है। वो जो तकलीफ से सांस लेता है खुद से, उसे कहते हैं गैस्पिंग। तो पेशेंट गैस्प करेगा, इससे आपको पता चलेगा कि ये रिकवर होने वाला है या रिकवर हो गया है। ब्रीथिंग, या सांस लेगा या पल्स, आप सांस लेना या पल्स उसको महसूस कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, स्किन कलर, वो ऑलरेडी वो साइनोस थी, ठीक है, या पेल थी मतलब जर्द पड़ गई थी, या साइनोस थी ब्लू कलर थी, ठीक है। तो इससे वो किस रंग की हो जाएगी, रेड या पिंक कलर की हो जाएगी। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि जो मेरा ऑक्सीजनेशन है, मेरा CPR है वो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हेन टू स्टॉप CPR, अभी CPR को कब रोकना होता है, कब इसे इख्तिताम करना होता है। पेशेंट इज रिससिटेटेड, पेशेंट या तो रिससिटेट हो गया है, उसकी जो हार्ट और लंग्स है वो अपना फंक्शंस बहाल कर गए हैं, ठीक है, या कॉन्शियसनेस इज रीगेन्ड, या वो होश में आ गया है, ठीक है। होश में तो खैर कम आता है लेकिन ज्यादातर वो उसकी नब्ज वगैरह पहले फील होती है। या हेल्प इज अराइव्ड, आप तो खैर आप तो इब्तिदाई इमदाद कर रहे हैं, जब हेल्प आ जाए, ठीक है, मुस्तनद लोग डॉक्टर्स आ जाएं या टेक्निकल स्टाफ आ जाए, उस वक्त तक आपने CPR करना होता है। या CPR डजंट सक्सीड, हॉस्पिटल में सपोज एक बंदा है, वहां पर तो ट्रेंड स्टाफ होता है, तो वो कब CPR स्टॉप करेंगे, 30 मिनट तक वो CPR जारी रखेंगे। बाज लोग कम, बाज लोग ज्यादा जारी रखते हैं, लेकिन 30 मिनट तक CPR जारी रखेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो तो ठीक है, अगर ना हो तो फिर इसे स्टॉप करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ CPR से क्या मसले जो है वो रिलेटेड है। फ्रैक्चर्ड रिब्स, जो पसलियां होती हैं, रिब्स होती हैं, रिब्स बोन्स वो टूटते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये एक नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है, सीपीआर में होती है और ये इतना बड़ा मसला नहीं है। उस बंदे की ज़िंदगी बचाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पसलियाँ टूट जाए वो बाद में जुड़ जाती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बंदे की ज़िंदगी जो है वो बचाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, स्पेशली ओल्ड एज में ये ज़्यादा टूटती हैं और यंग एडल्ट्स में ये कम टूटती हैं, ठीक है? एस्पिरेशन ऑफ वोमिटस फ्रॉथ फॉरेन बॉडी, अगर आपने याद रखें, talk to first of all talk to the patient, then clear the airway, then you have to assess the breathing and then circulation, ठीक है? सबसे पहले आपने डायरेक्ट सीपीआर नहीं स्टार्ट करना होता, आपने सबसे पहले एयरवे क्लियर करनी होती है। उसके मुंह में कोई फॉरेन बॉडी है, झाग वगैरह है या वोमिटस है, ठीक है? तो अगर ये उसके मुंह में पड़ा रहेगा और आप आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन और सीपीआर स्टार्ट करते हैं तो वो एस्पायरेट करेगा, ठीक है? वो जो है वो लंग्स में चला जाएगा, तो फिर उससे इससे एस्पिरेशन नमूनिया होती है, ठीक है? अच्छा, तो ये इसकी एक पेचीदगी है। और तीसरी पेचीदगी, परमानेंट ब्रेन डैमेज, मुस्तकिल तौर पर ब्रेन को नुकसान पहुंच जाता है इफ नॉट इनिशिएटेड विद इन 5 मिनट्स ऑफ द कोलैप्स। कोई बंदा है वो गिर गया, वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया, तो अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आपने सीपीआर स्टार्ट नहीं किया या आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो ब्रेन को टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और जब नहीं पहुंच पाता तो फिर परमानेंट ब्रेन डैमेज होता है जिसकी कोई वो तलाफी फिर नहीं हो सकती, ठीक है?